वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एसके झा सर का जो 4100 प्लस है बुक, उससे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखा है तो एसके झा 4100 प्लस फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जा के देख सकते हैं। मैक्सिमम हर शिफ्ट में 50 के आसपास मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि ये जो 4100 का जो सीरीज है फिजिक्स का ये जल्दी ख़त्म हो जाए। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ मैं PDF प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण 135, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, कैपिटल G का जो मान होता है वो होता है 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाए। इसका वैल्यू आपको याद रखना होगा, क्यों? क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दुगना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी दो वस्तुओं के बीच के दूरी को अगर दुगना कर दिया जाए तो उसके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1m2/r²। तो क्या हो जाएगा, जब उसके दूरी को यानी कि दूरी को अगर दुगना कीजिएगा तो दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी अगर 2 गुना 4 तो गुरुत्वीय मान का 4 क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल के 4 गुना में कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना में अगर r दूरी को यानी r को दुगना कीजिएगा तो ये 1/4 ये हो जाएगा। तो गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होता है ये आपको बताना है। ए दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है या दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है। तो क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक। F बराबर क्या होता है, Gm1m2/r²। तो क्या हो जाएगा, केवल ए सत्य होगा, यानी कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधे क्या होता है, अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन केवल ए सत्य होगा जबकि बी असत्य होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। अगर दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाए, अगर क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर Gm1m2/r², ठीक है। अगर एक द्रव्यमान को कोई भी दुगना कर दिया जाए तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाएगा। अगर मान लीजिए m2 कर दिया जाए, m2 को 2m2 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2Gm1m2/r², यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होता है। तो ब्रह्मांड के जो भी ये होता है वो किसके द्वारा गुणन करती है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणन से के जो समानुपाती होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका क्या कारण होता है। तो पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित किसके कारण करती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो किसी भी पिंड का न्यूनतम भार जो होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। गलत कथन कौन सा है? गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, या यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। तो क्या होता है, अगर लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जा रही होती है तो पिंड का जो आभासी भार होता है उसका वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि यही गलत है। क्या हो जाएगा? गलत कथन इसमें चुनना है, तो यही गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगा? ठीक है, तो सबसे भार किस में दिखाई देगा? जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित होगा तो उसका भार क्या हो जाएगा? कम रीडिंग होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सीधे ऊपर, थोड़ा जानते हैं, यहाँ पे बगल में एक तिलक उलक आने वाला है, गाना वाना बज रहा है, अब बड़ा समस्या हो जा रहा है। जब वो 2-3 दिन से गाना ही कंटिन्यू बज रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए खैर, चलिए ये शादी ब्याह तो होते रहेगा, अपना भी काम किया जाए ना। थोड़ा सा डर लगता है कि कॉपीराइट का क्लेम ना आ जाए, साउंड आ जाए। तो जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है? वेग त्वरण शून्य होता है, या वेग शून्य होता है, त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, या वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है और त्वरण शून्य हो जाता है। देखिए क्या होता है, या वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है तो त्वरण का मान समान ये होता है। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है ना तो वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वेग शून्य हो जाता है, लेकिन त्वरण जो है उसका मान यानी जी का मान क्या हो जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड आपका रहता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, जब इसका भार दुगना हो, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, या जब अधिक ऊंचाई से गिरे। तो देखिए, जब इसका केवल गुरुत्व बल कार्य करे, यानी कि किसी भी वस्तु को आप छोड़ दीजिएगा ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसमें मान लीजिए उसका भार से कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है एक लोहे का लकड़ी, एक लोहे का कोई भी ठोस सामान और एक लकड़ी का, अगर दोनों को एक साथ छोड़िएगा तो दोनों एक सामान से नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुरुत्व बल कार्य करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती है, तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? जब लिफ्ट ऊपर अचानक चलना शुरू कर देगा तो पैमाना क्या हो जाएगा? वो वज़न जो है अधिक दिखाई देगा। क्या हो जाएगा? पैमाना का वज़न अधिक दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आसमान की ओर, नेक्स्ट, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्यों वापस आ जाता है जी? एक बल होता है जो इसे भूमि की तरफ यानी ज़मीन की तरफ उसको खींचता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है? पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया नीचे आ जाता है। तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, यानी कि ज़मीन की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी खींचता है, जिसके कारण वो नीचे आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो गुरुत्व त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो अंग्रेजी के छोटका अक्षरवा से दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम होता है वस्तुओं के किसी भी युग्म पे लागू होता है। ठीक है, तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पे लागू होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर Gm1 m2/r²। बात को समझिएगा।
अगर इसके द्रव्यमान को दोनों वस्तुओं के दो वस्तु उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, अगर m1 को m/2 कर दिया जाए, m2 को m/2 कर दिया जाए और ये g यहाँ रहेगा, ये r नीचे रहेगा, तो ये 2 2 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/4 g m1 m2 बट्टा क्या हो जाएगा r², यानी कि क्या हो जाएगा वो f/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी कि f/4 हो जाएगा। ये तो f हो जाता है ना, f g1 f बराबर क्या होता है g m1 m2/r², तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा f/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? इससे संबंधित नहीं है पूछा रहा है, ठीक है। तो क्या है वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण जो है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो क्या नहीं है पूछ रहा है। तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो ऑप्शन डी आपका क्या है नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो पलायन वेग जो होता है पृथ्वी की सतह पे ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान क्या होता है? तो जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, रुक जाइए, चलिए जी का मान क्या होता है ये हमसे पूछा गया कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है, या नियत रहता है, या पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे बढ़ता है। तो जी का जो मान है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है कम होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्या होता है नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? यानी कि किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। कई बार क्वेश्चन दबा दबा के क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, ठीक है। चांद की सतह पर इसका भार क्या हो जाएगा? तो चांद की सतह पर क्या होता है? चांद की सतह पर भार क्या होता है? पृथ्वी के सतह पे जो भार होता है उसका 1/6 भाग होता है। तो 6000 गुना 1/6 यानी कि कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है, जबकि स्मॉल जी का मान क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना दिया है W बराबर 196 न्यूटन, स्मॉल जी का मान यहाँ पे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो W बराबर क्या होता है M इंटू जी। हमसे कह रहा है कि द्रव्यमान हमको निकालना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा W बट्टा जी, यानी कि 196 बट्टा 9.8, ठीक है। अब 9.8 से 196 में भाग देंगे तो ये 20 किलोग्राम के आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे, ठीक है, आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान अर्थ का, देखिए मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, इसे M से त्रिज्या क्या लिखेंगे ER स्मॉल r e, और जी को हम G1 लिख देंगे। तो स्मॉल जी बराबर क्या होता है G ME बटा RE का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, अब कह रहा है कि जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, द्रव्यमान जो है पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या जो है वो 1/3 बराबर है। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में
अगर हम मास को इसको आधा कर दें यहीं पे, तो ये GME/2 कर देंगे और ये RE/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको काट के क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब तो ये क्या हो जाएगा, RE का स्क्वायर है 3 के 9, यानी कि ये 9 और ये 2, यानी कि 9/2G हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/2G हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला आप यही लगाइएगा। देखिए एक बार क्लियर करके हम आपको बता देते हैं। स्मॉल g बराबर क्या होता है, GM/R। ये अर्थ ऑफ मास है, ये अर्थ ऑफ रेडियस है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक जीवन एक वैल्यू लिए इसका, अगर g बराबर मास को आधा कर दें तो ME/2 होगा, त्रिज्या को 1/3 कर दें तो RE, ये स्क्वायर में होता है, नीचे वाला R जो होता है ना R स्क्वायर होता है, तो RE/3 का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा GME/RE का स्क्वायर बटा 9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9/2 GME/RE का स्क्वायर। अब जब ये RE का स्क्वायर है तो ये इसका मतलब कितना है, G है, यानी कि ये 9/2G हो जाएगा। बात को समझ गए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज़ है। मान लें कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुने हैं। क्या है, दोगुने हैं, ठीक है। अब उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वही चीज़ है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय g का मान क्या होता है, अभी हमने जाना है कि g बराबर होता है GM/R का स्क्वायर। अगर अब कह रहा है कि उसके त्रिज्या कहते हैं, दोनों द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से क्या है, दोगुने हैं, ठीक है। दोगुने की बात कर रहा है, अगर दोगुने हैं तो क्या होगा, त्रिज्या से दोगुने हैं, ठीक है, यानी कि दोगुना है। m क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोगुना हो जाएगा, तो g को अगर दोगुना कर दें, r को 2r कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा g 2GM/4r स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गए, यानी कि 1/2। तो n का मान क्या हो जाएगा, ये 1/2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज़ है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, g बराबर GM/R²। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा। फॉर्मूला वही लगाएंगे। देखिए g बराबर GM/R²। ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब कह रहा है कि उसकी त्रिज्या 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या हो जाएगा, GM/ ये क्या हो जाएगा R + R/10 का होल स्क्वायर। त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/10 हो जाएगी ऊंचाई के। तो यहाँ से अगर इसे G डैश मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, G डैश बराबर हो जाएगा 100/11 यानी 100/121G। अब G का मान क्या होता है 9.8 होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है, तो 100 में 9.8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100 गुना 9.8 गुना 100 करेंगे बट्टा 121, यानी कि 980/121 से भाग दें तो ये 8.1 मीटर पर सेकेंड के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दोगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाता है। कोणीय वेग ओमेगा क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा, जब कोणीय वेग आधा कर दिया जाएगा तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा, तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं।
ये मैंने बताया कि गर्दन के निकट ही हो जाएगा। ऑप्शन ये कई बार हमने क्वेश्चन कराया है, तो गर्दन के निकट हो जाएगा, गर्दन पकड़ के वहाँ घुमाइएगा तो वहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्यों? तो रेल पटरी वक्र पर इसलिए झुकी रहती है कि आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए झुकी रहती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो क्या नाम है, एक वृत्ताकार जो पथ में स्थिर गति वाले को पिंड गति को क्या कहा जाता है? तो ये समान, अगर एक वृत्ताकार पथ जो है इसमें स्थिर गति वाले होगा तो समान वृत्तीय गति करेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लट्टू को घुमाना, लट्टू जो होता है, लट्टू आप लोग देखे होंगे कि लट्टू को हम लोग बचपन में बहुत लट्टू रस्सी से घुमा के खेलते थे। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू का घुमाना केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब पिंड वृत्ताकार भाग पर, जब पिंड जो है ये वृत्ताकार भाग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान होता है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होता है? 0, π²/r, π²r या इनमें से कोई नहीं है। तो ये होता है, तो कोणीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में अगर स्थिर गति वाले पिंड को हम लोग क्या कहेंगे? जब पिंडे क्या नाम है, वृत्ताकार स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाएगा? तो इसकी गति को हम लोग क्या कहेंगे कि समान वृत्तीय गति। ये हमने अभी तो किया है शायद। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहेंगे? समान वृत्तीय गति। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है ना, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है? यानी केंद्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? तो ये बल जो है अपकेंद्री बल के कारण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रबर के टायरों व सड़क मार्गों के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है। 20 मीटर त्रिज्या के वक्र पर बिना पलटे कार चलाए जा सकने की अधिकतम चाल क्या हो जाएगी? जबकि स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए, घर्षण बल पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का प्रदान करेगा। घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर mg/mv²/r। क्या होता है? mv²/r। तो यहाँ से देखिएगा कि m से तो ये m कट गया तो v का मान क्या हो जाएगा? v का मान हो जाएगा म्यू जी आर। v² का मान म्यू जी आर, तो v का मान क्या हो जाएगा? v का मान हो जाएगा √μ जी आर। म्यू का मान कितना दिया है? तो 0.25। जी का मान कितना दिया है? 9.8। और आपका आर का मान कितना दिया है? तो 20 दिया है। बस गुना कर दीजिएगा, यानी कि जो इन तीनों वैल्यू का गुना करेंगे तो हमारे पास √49 आ जाएगा, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वाहन 314 मीटर लंबाई के मार्ग पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। यदि वह 90 डिग्री पर घूमता है तो वाहन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मान क्या हो जाएगा? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है, लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे m का मान हमारे पास क्या दिया है? 2 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे s यानी कि डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है? 314 मीटर लंबाई के। ठीक है, यहाँ पे v हमारे पास दे दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को
मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड हो गया। अब 90 डिग्री घूमने में 314 मीटर दूरी तय करता है, यानी कि 90 डिग्री घूमने में अगर 314 मीटर की दूरी करता है तो 360 डिग्री घूमने में कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना कीजिएगा तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 4 1 5, 4 3 12, यानी कि 1256 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, अब 360 ऐसे घूमेगा, बात को समझिएगा। ये 90 डिग्री घुमा है और ये क्या हो जाएगा 360, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2πr का मान, 2πr का मान क्या हो जाएगा, ये 1256 होगा। तो यहाँ से r का मान जब निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कर जाएगा 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी कि 628, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 628 गुने 7/22। तो यहाँ से r का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, काट छूट के r का मान हमारे पास 200 मीटर आ जाएगा। जब r का मान हमारे पास 200 मीटर आ जाएगा तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है mv²/r। अब यहाँ देखिए r m आपको पता है कि 2000 m है, भी आपने यहाँ निकाल दिया है 15, तो 15 गुना 15 बट्टे में अभी r हमने 200 निकाला है तो बट्टे में 200 करेंगे, 200 से 2000 कट जाएगा 10 बार में, 15 15 है 225, 225 गुना 10, यानी कि 2250 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, m द्रव्यमान वाला कोई कण r त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहा है तो उस पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा। देखिए अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या हो जाएगा कि mv²/r। फॉर्मूला तो आपको याद करना, विदाउट फार्मूला आप यू कांट मतलब नहीं निकाल सकते हैं, mv²/r। तो अगर कह रहा है कि m द्रव्यमान वाला कोई कण r त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक करेगा तो क्या हो जाएगा mv² × m/r गुना m, यानी r से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा mv² ये हो जाएगा mr। इसे क्या लिख सकते हैं mv² ये क्या हो जाएगा mr। तो mv² का p बराबर mv होता है ना, संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा p² mr। तो p² mr क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है एक गोले में जिसका रेडियस 1 मीटर और 2 रेडियन पर सेकेंड है कोणीय वेग से घूमती है, ठीक है, कोणीय वेग से घूमती है, तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा। देखिए अभिकेंद्र बल का मास यहाँ पे कितना दिया है, m बराबर 5 किलो दिया है, v बराबर दे दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, r बराबर आपको 1 मीटर दिया हुआ है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा mv²/r, यानी कि 5 गुना 2 का स्क्वायर बटा 1, 4 5 20 न्यूटन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पिंड को 0.2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर घुमाया जाता है, ठीक है, इसका कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकेंड है, तो वृत्ताकार मार्ग के किस बिंदु पर रेखीय वेग क्या हो जाएगा। रेखीय वेग पूछ रहा है तो v बराबर क्या होता है ω/r होता है। रेखीय वेग यही होता है, r हमारे पास दिया है 0.2 मीटर, ओमेगा दिया है 10 रेडियन, ये 10 रेडियन पर सेकंड क्या है ओमेगा है, तो 10 गुना 0.2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे करने दीजिए। 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1.0 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर n चक्कर पर सेकंड की दर से घूम रहा है। पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान 20 न्यूटन है, तो n का मान क्या हो जाएगा। m कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, m बराबर 100 ग्राम दिया है, ठीक है। r कह रहा है कि 1 मीटर व्यास के, जब 1 मीटर व्यास है यानी कि d 1 मीटर है, तो r क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मीटर, क्या हो जाएगा 0.5 मीटर।
ठीक है। और केंद्रीय बल दिया है Fc का मान कितना दिया है 20 न्यूटन। तो Fc बराबर क्या होता है mv² बट्टा r, यानी कि 20 बराबर 0.1 इंटू 100 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.1 इंटू भी का मान कितना आ गया हमारे पास, भी का मान हमको निकालना है। तो v² बट्टा r का मान है 0.5 निकालने हैं। तो ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 को 0.1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से भी का मान क्या आ जाएगा √100 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। जब भी का मान 100 आ गया तो भी बराबर ओमेगा आर नहीं लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। तो ओमेगा आर लगा देंगे तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn इंटू आर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2πn इंटू 0.5, यानी कि ये आ जाएगा 10 बट्टा पाई का, यानी n बराबर क्या आ जाएगा 10 बट्टा पाई, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। तो माध्य से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तो उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी। समय अवधि यथावत वही रहेगी, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। क्यों? क्योंकि दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर होता है। दोनों महत्तम विस्थापन जो क्या होता है ये इस तरीके से दोलन होता है ना, ये इधर भी इधर पे, क्योंकि दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर होता है इसलिए ये शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल लोलक के आवर्तकाल t एवं गुरुत्वीय त्वरण g के संबंध में क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा t² बराबर 1/g होता है। ये मैंने कई बार बताया है, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाता है यदि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना कब होता है जब इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। अगर लंबाई को 4 गुनी कीजिएगा तभी दुगना होगा, क्योंकि t बराबर क्या होता है 2π√L/g, यानी l को अगर 4 गुना कीजिएगा तो ये रूट बाहर आ जाएगा 2, तो 2 दूना 4। आवर्तकाल दुगना कब होगा जब लंबाई को 4 गुना कीजिएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, यानी एक साधारण लोलक की अगर लंबाई बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। अगर लंबाई अगर बढ़ा दीजिएगा तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है जो 25 सेकेंड में 20 पूर्ण दोलन करता है। यानी कि 25 सेकेंड में 20 पूर्ण दोलन करेगा तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा। देखिए 20 दोलन पूरा करने में कितना समय लेता है, 20 दोलन पूरा करने में कितना लेता है 25 सेकेंड। तो एक दोलन पूरा करने में कितना लगेगा 25/20, यानी कि 5/4 सेकेंड, यानी कि टी क्या हो जाएगा 1.25 सेकेंड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया गया y बराबर 3 sin 10t। तो आवृत्ति बताइए। इसे किससे कंपेरिजन करते हैं 3 sin ω t। ये फॉर्मूला जो होता है y बराबर a sin ω t के द्वारा होता है। तो आवृत्ति हमसे पूछ रहा है तो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 10। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2π, n बराबर 10 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 10/2π, क्या हो जाएगा 10/2π हर्ट्ज। तो 10/2π हर्ट्ज क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर यदि सरल लोलक का आवर्तकाल t हो तो चंद्रमा पर इसका मान क्या हो जाएगा। यदि सरल लोलक का आवर्तकाल t हो तो चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा। तो चंद्रमा पर मान क्या हो जाएगा पृथ्वी के सतह पर क्या होता है t बराबर
2π√L/g। लेकिन g क्या हो जाएगा, चंद्रमा का सतह पर g/6 हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 2π√L/g/6। तो यहाँ से अगर अनुपात निकालेंगे तो t डैश बराबर क्या हो जाएगा, t√6, यानी कि क्या हो जाएगा, √6 टाइम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।